आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शंस 141। 141 क्या बात कर रहा है उसके लिए आज हम देखते हैं विदेश से बालक का या बालक का लाना। ये क्या बात कर रहा है, जो यानी भारत से बाहर के जो देश हैं, भारत से बाहर की जो कंट्री हैं, उनसे हम बालक के लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, विदेश से बालक या बालिका को लेके आ रहे हैं, या तो हम लड़का के लिए लेके आ रहे हैं या लड़की के लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका को या 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को भारत के बाहर के किसी देश से उस बालिका या बालक को किसी अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या तद्वारा वह विवश या विलुप्त की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए लाएगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दायी होगा। ये बात कर रहा है हमारा, एक तरीके से हम कहें कि यदि कोई व्यक्ति बालक या बालिका के लिए अपने देश में लाता है, किस पर्पज से ला रहा है, उसका पर्पज है इलिसिट इंटरकोर्स कार्य करने का। ठीक है, इलिसिट इंटरकोर्स क्या होता है, जब एक तरीके से हम कहें बालक या बालिका के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कार्य किया जाता है तो उसे बोलते हैं हम इलिसिट इंटरकोर्स, जो एक तरीके से कहें हम अवैध तरीके से किया जाता है। ठीक है, हम बालक और बालिका की बात करें तो यहाँ बालक की डेफिनेशन हमने देखी थी सेक्शन 2 के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग हमने देखा था, उसमें 18 वर्ष से कम आयु का कोई बालक अभिप्रेत था। ठीक है, कोई व्यक्ति अभिप्रेत था तो वो बालक के अंतर्गत आता है। दूसरी हम बात करें इनकी जो एज है बालक और बालिका की, इन्हें हमें लर्न करना है। ठीक है, इसमें 21 वर्ष से कम आयु की बालिका की एज बताई गई है और 18 वर्ष से कम आयु की बालक की एज बताई गई है। तो हमें 2-3 के लिए केवल एक तरीके से हम कहें इसमें बालक के एज बताई गई है, वो तो मैच खा रही है 2-3 से कि 18 वर्ष से कम आयु का, लेकिन जो बालिका की एज है वो 21 वर्ष से कम आयु की है। यहाँ हमें ध्यान रखना है और एमसीक्यू आएगा और हमें उसका ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें क्या है ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो सेक्शन 141 के लिए एक तरीके से हम कहें कि जो एज है उसमें एक तरीके से हम देखें कि इसे न्यूली एडिट किया गया है। जो 18 वर्ष से कम आयु की जो एज की बात की गई है उसके लिए न्यूली एडिट किया गया है इस प्रावधान के लिए। दूसरी हम बात करते हैं कि या तो आप विवश करते हो ऐसा कार्य करने के लिए या आप विलुप्त करते हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में यदि इलिसिट इंटरकोर्स का आपका पर्पज है तो आपके लिए एक तरीके से यह ऑफेंस माना जाएगा 141 के अकॉर्डिंग, और ऑफेंस माना जाएगा तो आपके लिए सजा दी जाएगी। तो मैं आपके लिए बता दूं कि इसमें सजा है 10 वर्ष तक की आयु और जुर्माने से भी दायी होगा। सेक्शन 141 का अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में कि अपराध का वर्गीकरण। सेक्शन 141 के अधीन अपराध संज्ञेय होगा, अजमानतीय होगा, असमनीय होगा और सेशन न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, इनका विचारण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 142। 142 क्या बात करता है उसके लिए देखते हैं। 142 बात करता है व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध करना। एक तरीके से मैं कहूं व्यपहृत और अपहृत, आपने देखा होगा, मैं पहले भी इन चीजों के लिए एक तरीके से कहूं पढ़ा चुका हूं, किडनैपिंग, अबडक्शन और रॉन्गफुली कंसीलिंग, कन्फाइनमेंट करते हो। इन सारे वर्डों के लिए मैं एक बार और रिपीट करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सदोष छिपाना, यानी गलत तरीके से किसी व्यक्ति के लिए आप छिपा रहे हो। किडनैपिंग के लिए मैंने पहले ही बताया था, सेशन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। किडनैपिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति के लिए आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से उसे उसकी गार्जियंस से बाहर, एक तरीके से मैं कहूं सुरक्षितता से बाहर, जो उसकी देखरेख कर रहे हैं या जो उसकी अभिरक्षा में है, उसकी सम्मति के बिना आप बाहर ले जा रहे हो, भारत के बाहर ले जाते हो, या तो भारत के बाहर या उसकी सुरक्षितता में से बिना उसकी सम्मति से आप बाहर ले जाते हो, तो वो व्यपहरण कहलाता है। इसमें मैंने बताया था कि एक तरीके से मैं कहूं इंटेंशन का लाभ नहीं ले सकता है व्यक्ति कि मेरा अच्छा इंटेंशन था। यदि आपका अच्छा भी इंटेंशन हो फिर भी किडनैपिंग का ऑफेंस माना जाएगा।
ठीक है। दूसरी हम बात कर रहे थे, एक तरीके से मैं कहूं परिरोध। परिरोध का हम 127 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। परिरोध का मतलब होता है किसी व्यक्ति को चार दीवार के अंदर बंद कर देना, यानी किसी व्यक्ति को आपने एक कमरे में बंद कर दिया और लॉक लगा दिया, आपने कौन सा अपराध किया? सदोष परिरोध का, ठीक है। और हम देखते हैं इसके लिए किडनैपिंग, अबडक्शन और रॉन्गफुल कंसीलमेंट, गलत तरीके से आप किसी व्यक्ति के लिए छिपा रहे हो, ठीक है। और एक देखते हैं हम अपडेक्शन, अपहरण। अपहरण के लिए भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अपहरण होता क्या है हमने उसे भी देखा था। अपहरण एक तरीके से हम कहें कि जो अपहरण के ऑफेंस हैं वो किडनैपिंग और अपहरण में मैंने कल डिफरेंस भी दिया था, तो आप देखना। आप अपहरण का मतलब होता है, अपडेक्शन का मतलब होता है किसी स्थान से जाने के लिए बल का प्रयोग करते हुए आप किसी व्यक्ति के लिए विवश करते हो, या प्रवंचनापूर्ण साधनों से या उत्प्रेरित कार्य करते हुए आप ऐसा कार्य करते हो, तो उसे अबडक्शन कहते हैं। अबडक्शन में किसी भी प्रकार की कोई आयु मैटर नहीं करती है। दूसरी हम बात करें, अपहरण है वो निरंतर जारी रहने वाला अपराध है, जहां जहां तक व्यक्ति उसे ले जाएगा वो अपहरण कहलाएगा। दूसरी अब हम इसे देखते हैं, जो कोई यह जानते हुए कि व्यक्ति व्यापारत या अपहृत किया गया है ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान के प्रयोजनों से ऐसे व्यक्ति का व्यापरण अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाएगा या परिरोध में निरुद्ध रखेगा। निरुद्ध यानी होता है डिटेन करके रखना किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। एक तरीके से कहें गलत तरीके से आप उसे अपनी अभिरक्षा में लेते हो, निरुद्ध करते हो, डिटेन करके रखते हो अपने पास, ठीक है। तो इसमें एक चीज आई है जानते हुए, मतलब सामने वाला व्यक्ति जान रहा है कि मैं इसे गलत तरीके से छुपा रहा हूं, ऐसे किडनैपिंग या अबडक्ट हुए व्यक्ति के लिए। दूसरा मैं कहूं उसका इंटेंशन भी है और उसे नॉलेज भी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में वह व्यक्ति छिपाता है तो सेक्शन 142 के अंतर्गत आएगा। सेक्शंस हम इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस की, तो इसके एक तरीके से हम देखें अपराध के वर्गीकरण की, तो धारा 142 के अधीन अपराध कैसा होगा? संज्ञेय होगा, अजमानतीय होगा, असमनीय होगा और उस न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा जिसके द्वारा व्यापहरण या अपहरण विचारणीय है। तो कौन करेगा? एक तरीके से उस न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा जिसके पास व्यापहरण या अपहरण के ऑफेंस का ट्रायल किया जाता है। दूसरी मैं बात करूं सेक्शन 143, इस पे आप इंपोर्टेंट लिखें और ये बहुत ही मोस्ट सेक्शंस हैं। इसमें बताया गया है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, यानी व्यक्ति का दुर्व्यापार। दुर्व्यापार यानी होता है ट्रैफिकिंग करना। ट्रैफिकिंग के लिए हम देखते हैं क्या होता है ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग के लिए होता है एक तरीके से आप किसी बालक का शोषण करते हो, एक्सप्लॉयटेशन करते हो। एक तरीके से कितने तरीके से इसमें बताए गए हैं एक्सप्लॉयटेशन BNS 2023 में, तो मैं आपके लिए बता दूं कि इसमें 6 क्लॉज दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है बालक का। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आप क्या कर रहे हो? रिक्रूट कर रहे हो, आप भर्ती कर रहे हो किसी, एक तरीके से मैं कहूं आपका पर्पज है किसी व्यक्ति के लिए भर्ती करना, ट्रांसपोर्ट करना, हार्वर्स करना, ट्रांसफर्स करना, रिसीव करना, ये सारी चीजें हैं कि आप किसी व्यक्ति के लिए करते हो। अब जो 6 क्लॉज दिए गए हैं उनके लिए समझें, जो आप भर्ती वगैरह कर रहे हैं वो 6 क्लॉज के पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए आप भर्ती कर रहे हैं, आपका जो एक तरीके से कहूं मैं 6 क्लॉज दिए गए हैं, तो हमें उसे देखना है, उसके पर्पज से आप किसी व्यक्ति के लिए भर्ती करते हो तो सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग अपराध माना जाएगा। दूसरी मैं बात करता हूं सेक्शन 143 का क्लॉज फर्स्ट, धमकियों का प्रयोग करके, ठीक है, आप किसी व्यक्ति के लिए थ्रेटन कर रहे हो, ठीक है। दूसरा आप बल का प्रयोग कर रहे हो या अन्य एक तरीके से अन्य प्रकार का कोई प्रपीड़न है, कॉरिजन है, आप वो प्रदान कर रहे हो। कॉरिजन का मतलब होता है प्रपीड़न। प्रपीड़न की डेफिनेशन हमने देखी होगी, एक तरीके से मैं कहूं भारतीय संविदा अधिनियम 8072 के अंतर्गत हम देखें कि उसमें बताया गया है कि प्रपीड़न होता क्या है। सेक्शन एक तरीके से 15 में बताया गया है। तो प्रपीड़न का मतलब होता है जो BNS में दंडनीय अपराध है वो क्या है, प्रपीड़न के अंतर्गत आता है, शॉर्ट में समझे हम, ठीक है। या तो आप विधि विरुद्ध निरुद्ध करते हो या उन्हें रखते हो गलत तरीके से, तो वो निरुद्ध के अंतर्गत एक तरीके से कहूं प्रपीड़न के अंतर्गत आता है।
दूसरी मैं बात करूं अपहरण, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। कपट का मतलब होता है या प्रवंचना करना, यानी धोखा देने के आशय से आप जो बात सत्य नहीं है उसके लिए सत्य के रूप में दिखा रहे हो, तो वो एक तरीके से कहें हम कपट की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। और कपट का हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17 में कपट के लिए परिभाषित किया गया है। कपट होती क्या है, एक तरीके से सिंपल एक पॉइंट के अकॉर्डिंग किसी तथ्य का सक्रिय छुपाव करना कपट कहलाता है, जो आप जानते हो और जानबूझकर उस फैक्ट के लिए सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बताते हो, जबकि उसने पूछा, उसमें एक इलस्ट्रेशन था घोड़े वाला, क्यों घोड़ा सही है, आपकी ड्यूटी थी कि आपके लिए बताना था कि घोड़ा सही है, लेकिन आप नहीं बताते हो, आपका मौन रहना भी कपट माना जाएगा। ठीक है, आप अपने पावर का दुरुपयोग करते हो, शक्ति का मिसयूज करते हो, एब्यूज करते हो। ठीक है, लास्ट क्लॉज बताया गया है 6 नंबर का, उत्प्रेरण द्वारा, यानी इंड्यूसमेंट करते हो आप, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के लिए जो 6 क्लॉज दिए गए हैं, जो 6 क्लॉज हमने एक्सप्लेन किए हैं। अब किस पर्पज से आप ऐसा कर रहे हो, तो पर्पज सुने, आप भर्ती कर रहे हो, परिवहनित कर रहे हो, संस्कृत कर रहे हो, स्थानांतरित कर रहे हो, ग्रहित कर रहे हो, नियंत्रण कर रहे हो, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है। आप इन जो 6 क्लॉज के पर्पज से इन सारी चीजों के लिए कर रहे हो, आप बालक के व्यक्ति के लिए ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, एक तरीके से मैं कहूँ परिवहनित कर रहे हो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले रहे हो, संस्कृत कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो या अपने नियंत्रण में रख रहे हो, कंट्रोल में रख रहे हो, तब भी क्या है 143 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। ठीक है, अब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है, ग्रहित करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है, वह माना जाएगा कि आप ऐसी कंडीशंस में ट्रैफिकिंग का अपराध कारित करते हो। दूसरी मैं बात करता हूं, इसके 2 एक्सप्लेनेशन है, उनके लिए देखते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बात करता है शोषण। क्या होता है एक्सप्लॉयटेशन? तो शोषण पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता या दासता अधिवेशित के समान व्यवहार, भिक्षावृत्ति या अंगों का बालक अपसरण भी है। क्या बात कर रहा है शोषण? एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है एक तरीके से इसके अंतर्गत क्या है, शारीरिक शोषण आता है। आप ऐसे व्यक्ति की मारपीट कर रहे हो, ठीक, क्या कहलाएगा? शोषण ही तो कहलाएगा, शारीरिक शोषण। दूसरा, आप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो या सेक्सुअल एक तरीके से मैं कहूँ फिजिकल तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, या आप एक तरीके से कहें दास्ता के रूप में रख रहे हो सामने वाले व्यक्ति के लिए, या स्लेवरी के रूप में, या एक तरीके से कहूँ मैं भीख मांगने के प्रयोजन से ऐसा कार्य कर रहे हो। एक देखा होगा आपने बेगरी वगैरह की। यदि आप ऐसी कंडीशंस में क्या कर रहे हो, या आप किसी एक तरीके से कहें व्यक्ति के क्या कर रहे हो, अंगों के लिए, ऑर्गन्स है जो बॉडी के पार्ट है हमारे, हाथ पैर वगैरह, इन्हें एक तरीके से अलग कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस के अंतर्गत, शोषण के अंतर्गत ये सारी चीजें इंक्लूड हैं। हमें इन सारी चीजों के लिए अंडरलाइन करके याद करना है। पूछा जा सकता है कि एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत क्या आता है, वो दे देंगे कोई भी एक तरीके से कहें पॉइंट, तो हमें समझना है कि एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, तो हमें याद करना है। दूसरा मैं बात करता हूं एक्सप्लेनेशन 2 की। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात कर रहा है, एक तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन 1 में आप न्यूली एडेड लिखेंगे बेगरी वगैरह के संबंध में, इसे न्यूली एडेड किया गया है। ठीक है, दूसरी मैं बात करता हूं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बात करता है, दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है, एक तरीके से इमैटेरियल फैक्ट है। यानी आप कहें दुर्व्यापार के अपराध में, ट्रैफिकिंग ऑफ ऑफेंस के मामले में यदि आप किसी विक्टिम की पीड़ित की सम्मति भी लेते हो, तो ऐसी कंडीशंस में वह सम्मति मान्य नहीं है। समझना है, इसे भी याद करना है, पूछा जा सकता है आपसे। दूसरी मैं बात करता हूं इसके सबसेक्शंस 2 की। 143 सबसेक्शंस 2 क्या बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है यदि आप जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दायी होगा। दूसरी हम बात करते हैं, यदि दुर्व्यापार का आप अपराध कारित करते हो,
जो हमने देखा है, यदि आप अपराध गारित करते हो तो ऐसी कंडीशंस में 7 वर्ष से कम की तो सजा होगी नहीं आपके लिए, जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और हम बात करें जुर्माना भी दिया जाएगा। दूसरी मैं बात करता हूं इसके सबसेक्शन 3 की। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 देखें, इसमें बताया गया है जहां अपराध एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यापार किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशंस में वहां कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से क्या किया जाएगा, दायी होगा। ठीक है, फाइन भी दिलाया जाएगा, प्लस फाइन है, ध्यान रखना है हमें। दूसरा मैं बात करता हूं सेक्शन 143 क्लॉज 4 की। 143 क्लॉज 4 बात करता है जहां किसी अपराध में किसी बालक का दुर्व्यापार अंतर्वलित है वहां कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके, 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, प्लस फाइन है। इसमें बताया गया है कि यदि आप बालक का दुर्व्यापार करते हो तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए 10 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, प्लस फाइन है। तीसरा मैं बात करता हूं सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 की बात करते हैं हम। वो बात करता है जहां अपराध में एक से अधिक बालक हैं का दुर्व्यापार अंतर्वलित है वहां कठिन कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, और जुर्माने से क्या किया जाएगा, दायी होगा। सो सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें एक या अधिक से ज्यादा बालक के लिए यदि दुर्व्यापार करते हो आप ट्रैफिकिंग करके, तो इसमें क्या है, कठिन कारावास से आपके लिए दंडित किया जाएगा, और जिसकी अवधि 14 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास है, और प्लस फाइन है। इसमें सेक्शन में बात करूं 143 सबसेक्शन 6 की। 143 सबसेक्शन 6 बात करता है हमारा यदि किसी व्यक्ति को किसी बालक का या एक से अधिक अवसरों पर, ठीक है, अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, यानी कन्विक्टेड ठहराया जाता है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी दायी किया जाएगा। एक तरीके से हम देखें, यदि एक बार आपके लिए सजा हो गई है, उसके बाद आप एक से अधिक बार यदि ट्रैफिकिंग का अपराध करते हुए पाए जाते हो, यदि एक बार आपके लिए सजा हो गई थी फिर भी आप उसी अपराध के लिए करते हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए आजीवन कारावास तक दंडित है, और जो शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए माना जाएगा। लेकिन हम कहें शेष प्राकृतिक जीवन काल में समुचित सरकार के पास पावर नहीं है कि वो इसके लिए कम्यूट करे दंड के लिए किसी अन्य दंड में। ठीक है, सेक्शन 5 मैंने पढ़ाया था, दंडादेश का लघुकरण कौन करती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है, विदाउट द ऑफेंडर, बिना एक तरीके से कहें अपराधी की सम्मति के बिना। तीसरी, किसी अन्य दंड में लघुकरण करेगी, किस सेक्शंस के अकॉर्डिंग करेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 474 के अकॉर्डिंग क्या करेगी, अन्य दंड में लघुकृत करेगी। अब मैं बात करता हूं एक तरीके से सेक्शन 143 के सबसेक्शन 7 की। सबसेक्शन 7 क्या बात करता है, जहां कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित है वहां ऐसा लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। यदि कोई पब्लिक सर्वेंट है या पुलिस अधिकारी है, यदि वो भी ट्रैफिकिंग का अपराध करते हुए या वो इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में उस लोक सेवक या पुलिस अधिकारी के लिए आजीवन कारावास से या शेष प्राकृतिक जीवन काल से इसे दंडित किया जाएगा, और प्लस जुर्माना है। इसमें हर जगह इन्वॉल्व वर्ड आया है, जरूरी नहीं है। इन्वॉल्व का मतलब है कि आप स्वयं करो, आप केवल दूसरे से कराते भी हो, इन्वॉल्व रहते हो, आपका किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुआ जा सकता है। आप पैसे दे रहे हो ऐसा कार्य कराने के लिए, तो इन्वॉल्वमेंट पे अंडरलाइन करना है, और सारे में ही इन्वॉल्व ही यूज किया गया है। तो इन्वॉल्व का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से उस कार्य के लिए करा रहे हो जानते हुए, सारी चीजें हमने देखा है। आप ऐसी कंडीशंस में आप जान रहे हो कि एक तरीके से यहाँ ट्रैफिकिंग का ऑफेंस चल रहा है, फिर भी आप साधन वगैरह भी देते हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में इन्वॉल्व माना जाएगा, आपका इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा ट्रैफिकिंग के अपराध में। एक तरीके से हम बात करते हैं अपराध का वर्गीकरण। तो अपराध का वर्गीकरण सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग अपराध कैसा माना जाएगा, अपराध संज्ञेय होगा, अजमानतीय होगा, असमनीय होगा, और इसका ट्रायल है वो सेशन न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा।
अब मैं बात करता हूं सेक्शन 144 की। सेक्शन 144 के लिए हम देखते हैं 144 क्या बात करता है। ऐसे व्यक्ति का, अभी मैं सेक्शन इस पे थोड़ा केस लॉ और देख लें जब हम सेक्शन 144 के लिए डील करते हैं, क्योंकि ये मेंस में शॉर्ट नोट पे आ सकता है, क्योंकि आजकल ट्रैफिकिंग के ऑफेंस हैं वो कई बार देखने के लिए मिलते हैं कि, तो हमें इसके लिए देखना है कि ट्रैफिकिंग ऑफेंस में कौन कौन से केस आए हैं। सेक्शन 143 पे एक केस आया था विशालजीत वर्सेस भारत संघ 1990 का केस आया था। उसमें बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है 6 ग्राउंड बताए थे कि आप इन चीजों पे आपके लिए रोक करना है, और एक तरीके से मैं कहूं गवर्नमेंटों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे और कुछ वेलफेयर कमेटियों का एक तरीके से हम कहें गठन किया गया था। ठीक है, तो मैं बात करता हूं कि बालकों की वेश्यावृत्ति को रोकना, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विशालजीत वर्सेस भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके लिए जो बालकों की वेश्यावृत्ति है वो एक तरीके से गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शंस दिया था कि आपके लिए इनके लिए रोकना है। कैसे रोकना है उन्होंने बताया था आगे कि एक परामर्श समिति का गठन करेंगे। आप एक कंसल्टेंसी एक तरीके से देखें, एक कमेटी गठित करोगे आप, जिससे जो किस पर्पज से कार्य करेगी, जो एक तरीके से पब्लिक वेलफेयर, जो एक तरीके से बाल कल्याण या बालक की या जो सामाजिक संगठन चलाए जाते हैं वो बालकों के एक तरीके से ट्रैफिकिंग के अपराध के लिए ऑब्जर्वेशन करेगी कि कहाँ ट्रैफिकिंग हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें इंक्लूड है कि कैसे इन्हें रोकना है, कैसे हमें समाज को जागरूक करना है। ठीक है, यदि ट्रैफिकिंग का ऑफेंस होता है तो हेल्पलाइन नंबर, ये सारी चीजें जो एक तरीके से हमारे एनजीओ वगैरह वर्क करते हैं, तो एक गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक तरीके से कहें हम डायरेक्शंस दिया गया कि आपके लिए ट्रैफिकिंग के अपराध के लिए रोकने के लिए कदम उठाना है सख्ती से। दूसरा, एक तरीके से कहा उन्होंने कि आपके लिए जो पुनर्वास की जो व्यवस्था है, यदि उन्हें रखने की, तो हमें क्या करना है, उन्हें एक तरीके से रिहेबिलिटेशन की, यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा अपराध किया जाता है तो हमें उस व्यक्ति के लिए एक तरीके से रखने के लिए, जो उस व्यक्ति के लिए आपने पकड़ा है तो आपके लिए उन्हें समझाना है, सारी चीजें करना है आपके लिए कमेटी के लिए कि क्यों आप ये चला रहे थे, और उस पर बाकायदा एक्शंस लेना है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्शंस भी लेगी। और बताया गया था कि केंद्रीय सरकार, एक तरीके से कहें केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगी, ऐसी देखभाल, केयर एंड एक तरीके से कस्टडी के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएगी, जो एक तरीके से बालकों की देखरेख के लिए या देखभाल के लिए या सुरक्षा के लिए या उसकी अभिरक्षा के लिए क्या है सारी चीजें उपलब्ध कराएगी। और इसमें आगे कहा गया था कि एक समिति गठित करेगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एक तरीके से कहें हम देवदासी वगैरह जो प्रथाएं चल रही हैं, इन्हें जो एक कमेटी है देवदासी के लिए, ऐसी कमेटी के लिए गठन किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से, मैं सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ट्रैफिकिंग के अपराध के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शंस दिए हैं कि आपके लिए ट्रैफिकिंग का अपराध है उसे रोकना है। सारी चीजें पब्लिक वेलफेयर में कमेटी वगैरह जो सारी चीजें हमने डिस्कस की है उनके तहत आपके लिए क्या करना है, इन्हें रोकना है। ठीक है, दूसरी बात, एक दूसरा और केस आया था 2011 का केस था, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस भारत संघ। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह है एक संगठित अपराध है। संगठित अपराध बीएनएस में, आईपीसी में हम कहें नहीं था, बीएनएस में इसे न्यूली एडिट किया गया है। संगठित अपराध क्या होते हैं हमने देखा था कि संगठित अपराध सारी चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी। सेक्शन 111 में हमने संगठित अपराध के लिए देखा है, और संगठित अपराध में मॉब लिंचिंग भी शामिल था, मॉब लिंचिंग भी बताया गया है एक तरीके से। और संगठित अपराध के लिए हमने समझा था कि एक ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के माध्यम से कोई व्यक्ति संगठन में कार्य करते हुए यदि कोई अपराध कारित करता है, जो पर्पज दिए गए हैं सेक्शन 111 सेक्शन 111 के जो पर्पज से आप यदि संगठित अपराध कारित करते हो तो आपके लिए दंडित किया जाएगा। और ऐसी कंडीशंस में, पहले नहीं था आईपीसी में, अभी इसे न्यूली एडिट किया गया है संगठित अपराध के लिए, और ऐसी कंडीशंस में जितने मेंबर हैं उसके सभी के लिए इक्वल पनिशमेंट से दायी होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें मैं तो केवल
व्यक्ति के लिए, एक तरीके से इसमें संगठित अपराध में ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू होता है, तो सभी के लिए पनिशमेंट बराबर दी जाएगी। दूसरा हम बात करते हैं जो बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, 2011 का केस था। इसमें इसे एक संगठित अपराध माना गया और UNCTOC इसके लिए बताया गया, एक शॉर्ट फॉर्म है, उसके लिए हम समझते हैं। इसके लिए डिफाइन किया गया कि यूनाइटेड नेशनल कन्वेक्शन एंड ट्रांसनेशंस ऑरिजिनाइज, एक तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए इसकी जो फुल फॉर्म थी, इसे रखा गया। इसमें 2 पर्पज बताए गए थे। पहला तो पर्पज इसकी जो कमेटी थी उसके बारे में बताया गया था। दूसरा पर्पज था बालकों के दुर्व्यापार के लिए हमें एक तरीके से मैं कहूं पूर्ण रूप से रोकना है। ये तो सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट में बताया गया था कि आपके लिए क्या करना है, पूर्ण रूप से इन्हें रोकना है। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 के माध्यम से। दूसरा बताया गया है कि आप एक तरीके से कहें बालकों के जो फंडामेंटल राइट रहते हैं उन्हें भी आपके लिए प्रोटेक्ट करना है, उनका भी ध्यान रखना है कि किसी बालक के फंडामेंटल राइट के लिए एक तरीके से कहें हम उनका ब्रीच नहीं किया जा सके। एक तरीके से हम कहें कि बालकों के या जो बच्चों के अधिकार हैं उनके लिए उनके बच्चों के अधिकार हैं उनका एक तरीके से मैं कहूं खराब ना किए जा सकें। और दूसरी हम बात करते हैं कि बालकों के लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से एक तरीके से उनका जो शोषण होता है फिजिकल रूप से या हम कहें मॉरल रूप से, उन पे आपके लिए रोक लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम सेक्शंस बात करते हैं 144। सेक्शन 144 क्या बात करता है, हम उसके लिए डील करते हैं। सेक्शन 144 बात करता है ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन हम समझ चुके हैं 143 में एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। आप शोषण करते हो, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं हम सेक्शन 144 की। एक तरीके से ट्रैफिकिंग कर रहे हैं हम किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार करके, जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए किसी बालक का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे बालक को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। यदि आपके लिए नॉलेज है, जो कोई का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति हो सकता है, स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है। यदि आपके लिए आप जानते हो, आपके लिए यह विश्वास करने का रीजन टू बिलीव रखने का आपके पास कारण है पर्याप्त, और ऐसी कंडीशंस में आप जान करके किसी बालक का ट्रैफिकिंग करते हो, ठीक है, ऐसे बालक को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए रखेगा कोई व्यक्ति, तो रखना भी अपराध है। यदि आप बालक के लिए ट्रैफिकिंग करने के लिए आप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी लैंगिक शोषण के लिए आप व्यक्ति के लिए अपनी कस्टडी में रखते हो, यह जानते हुए विश्वास रहने का कारण है आपके पास, आपके लिए पता है कि हम इस बच्चे के लिए किस पर्पज से रख रहे हो और आप उसे रखे हुए हो जानते हुए, तो ऐसी कंडीशंस में आपने सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग अपराध कर दिया, तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दायी होगा। ठीक है, तो 5 से तो कम सजा देगी ही नहीं कोई भी, और 10 वर्ष तक की हो सकती है। ठीक है, प्लस फाइन भी है इसमें प्लस फाइन के जो सेक्शंस आए हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना है या नहीं है, इसमें और नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है एक तरीके से कोर्ट का, इसमें प्लस है। प्लस का मतलब है कि कुछ ना कुछ दिलाएगा फाइन। ठीक है, एक तरीके से मैं कहूं सेक्शन 144 का सबसेक्शन 2 निकालें आप। 144 का सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? सेक्शन 144 का सबसेक्शन 2 बात कर रहा है जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। तो जो कोई जानते हुए या विश्वास रखने का उसके पास कारण है, व्यक्ति का दुर्व्यापार कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में हम कहेंगे यदि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए रख रहा है तो ऐसी कंडीशंस में कठिन कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जो 7 वर्ष तक 3 वर्ष से तो कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा।
एक तरीके से हम कहें इन दोनों क्लॉजेस, इन दोनों सबसेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सेक्शन 144 का एक तरीके से सबसेक्शन फर्स्ट बात करें तो इसमें चाइल्ड की ट्रैफिकिंग की बात की गई है, बालक का दुर्व्यवहार पे आप अंडरलाइन करेंगे। और 144 का सबसेक्शन 2 पे अंडरलाइन करना है आपके लिए व्यक्ति का दुर्व्यापार यानी पर्सन का ट्रैफिकिंग पे बात करोगे आप। पर्सन के ट्रैफिकिंग की बात की गई है। एक तरीके से हम देखें तो इसमें पर्सन के ट्रैफिकिंग के लिए बताया गया है, तो व्यक्ति के दुर्व्यापार के लिए आपके लिए अंडरलाइन करना है। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है, इसीलिए इसकी पनिशमेंट के बारे में अलग अलग दी गई हैं। एक में बच्चा है, एक में बालक है। बच्चा होगा तो ज्यादा पनिशमेंट होगी, बालक होगा तो कम पनिशमेंट होगी। मैं इसके ऑफेंस के क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, अपराध के वर्गीकरण की। तो धारा 144 के अकॉर्डिंग 144 के अधीन क्या है, अपराध कैसा होगा, ऑफेंस माना जाएगा कॉग्निजेबल, एक तरीके से हम कहें कॉग्निजेबल माना जाएगा, नॉन वेलेबल माना जाएगा, नॉन कंपाउंडेबल माना जाएगा और ट्रायल बाय सेशन कोर्ट। ऐसी कंडीशंस में हम देखें अपराध संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, असमनीय होगा और सेशन न्यायालय द्वारा क्या है उसका ट्रायल किया जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं सेक्शन 145। 145 क्या बात करता है, 145 बात करता है दासों का अव्यवहित व्यवहार करना, यानी डीलिंग कर रहे हो आप, एक्चुअल डीलिंग कर रहे हो आप। स्लेव्स का मतलब होता है दास बनाकर रखना, गुलाम बनाकर रखना एक तरीके से। ठीक है, देखते हैं क्या बात की गई है सेक्शंस में। जो कोई अभ्यस्ता दासों को आयात करेगा, निर्यात करेगा, अपसारित करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, उनका दुर्व्यापार या व्यवहार करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। इसमें क्या बताया गया है, अव्यवस्थित, एक तरीके से हम कहें इसमें हैप्चुअली लिखा है इंग्लिश में। हैप्चुअली का मतलब होता है आप जानते हुए आप बालक का बार बार तरीके से उन्हें दास के रूप में रख रहे हो। ठीक है, हैप्चुअल, एक बार सजा हो गई फिर भी आप उन्हें रख रहे हो। हैप्चुअली आपने देखा होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इसके लिए बताया गया है हैप्चुअली होता क्या है। हैप्चुअल ऑफेंडर, आप बार बार रिपीट में, आप एक बार आपके लिए सजा हो गई फिर भी आप कर रहे हो। एक मैं कहूं हैप्चुअल वाला एक एक्ट भी है जो जिला बदल वगैरह किए जाते हैं डीएम के माध्यम से, उसमें बताया जाता है कि कब किसी व्यक्ति के लिए जिला बदल किया जाता है, सारी चीजें उनमें डिस्कस की गई हैं। जब आप बार बार किसी अपराध के लिए करते हो, मना करने के बावजूद भी सजा भी हो जा रही है फिर भी आप उसी अपराध के लिए बार बार करते हो, तो आपके लिए एक तरीके से कहा जाएगा कि आप हैप्चुअल ऑफेंडर हो चुके हो, यानी किसी अपराध का आदी होना, बार बार उस अपराध के लिए करना। ठीक है, तो दासों को आयात करेगा, यानी आयात यानी होता है लाना किसी जगह से। दूसरी निर्यात करेगा, यानी आप ले जा रहे हो किसी जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या तो आप ले जा रहे हो या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने पास ला रहे हो। ठीक है, और उसे खरीदेगा, अपसारित करेगा, सेल्स कर रहे हो आप, खरीद रहे हो, डील कर रहे हो आप। डील करना भी अपराध है, डील नहीं होती है कि इतने में हम बेचेंगे, इतने में आप खरीदोगे क्या, ये डील भी कर रहे हो आप एक तरीके से कहें, तब भी अपराध माना जाएगा। और उसका आप दुर्व्यापार कर रहे हैं, उसे दास के रूप में आप ऐसी सारी चीजें कर रहे हो, तो वह कितनी पनिशमेंट है, यहाँ पे पनिशमेंट अधिक दी जाएगी। यहाँ पे आजीवन कारावास है या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी, किंतु जुर्माना और प्लस क्या है फाइन भी दिलाया जाएगा। तो एक तरीके से मैं कहूं 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है, प्लस फाइन है, तो 10 वर्ष से 10 वर्ष तक की दिला सकता है कोर्ट, दे सकता है कोर्ट। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं अपराध का वर्गीकरण की। अपराध का वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो धारा 145 के अकॉर्डिंग अपराध कैसा होगा, संज्ञेय होगा, अजमानतीय होगा, असमनीय होगा और सेशन न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, इनका ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं सेक्शन 146 की। 146 बात करता है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। क्या होता है अनलॉफुली कंपल्सरी लेबर? एक तरीके से आप किसी व्यक्ति से श्रम करा रहे हो, यानी मजदूरी करा रहे हो, लेबर करा रहे हो, और उसके लिए क्या है, पैसा नहीं दे रहे हो। यही तो होता है विधि विरुद्ध श्रम। गलत तरीके से किसी व्यक्ति के लिए आप कार्य करा लिया आपने। एक व्यक्ति है, उससे आपने कहा कि भाई
आपके लिए मेरे यहाँ पे कार्य करना है और सामने वाले व्यक्ति के लिए आपने मकान बनाने का ठेका दे दिया, उसने काम कर दिया, आपने पार्ट पेमेंट किया और आपने कहा कि आप मकान के लिए कंप्लीट कर दो, मैं बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके लिए ट्रांसफर कर दूंगा। सामने वाले ने मकान के लिए कंप्लीट कर दिया, आपने उसे पेमेंट देने से डिनाइल कर दिया। ऐसी कंडीशंस में आपने क्या कराया? विधि विरोधी तो अनिवार्य श्रम कराया आपने। ठीक है, जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध यानी आपने कह दिया भाई साहब, विश्वास दिलाया उसे, भाई साहब मैं आपका पेमेंट दे दूंगा, आप टेंशन ना लें, आप तो केवल वर्क करें। आपने क्या किया? आपने उस व्यक्ति के लिए उम्मीद में डाला कि व्यक्ति पेमेंट दे देगा, क्योंकि आपने पार्ट पेमेंट दे दिया था तो मुझे इस पे बिलीव था कि मेरा जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है वो मुझे प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, इनके और हमारे तो बहुत पुराने संबंध हैं, इनके मैं 10 मकान ऑलरेडी बना चुका हूं, तो इनने कभी ऐसा नहीं किया, आप क्यों करेंगे? तो उनकी उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, या आप क्या कर रहे हो? कंपेल करके एक अलग चीज होती है। कंपेल करके क्या होगा? आपने किसी व्यक्ति के लिए बुलाया, उससे श्रम कराया और मजदूरी नहीं दी। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि कई बार लिखा रहता है, आपने देखा होगा कि पहले पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद सामान दिया जाएगा। और कई बार ऐसा होता है पहले आपके लिए काम करना पड़ता है, उसके बाद पेमेंट दिया जाता है। तो जहां पर ए डेफिनेशन है कि भाई पहले पेमेंट होगा उसके बाद हम काम करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट आपके पास पहला दिया जाएगा। यदि आपके लिए कम पेमेंट देता है, आप मना कर दो, भाई साहब मुझे नहीं चाहिए पेमेंट, आप अपना पेमेंट रखें, मुझे नहीं करना काम। दूसरा, पेमेंट में जब दिक्कत आती है, जब हम काम करने के बाद जो पेमेंट दिया जाता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। यदि ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति मना कर देता है तो फिर सामने वाले व्यक्ति के पास क्या राइट बचता है, ये सारी चीजें उसमें बताया जाता है। जो एक तरीके से हम कहें लेबर एक्ट वगैरह है, कौन सी मजदूरी, कितना क्या मिनिमम होगा, इतने से कम आप वेतन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जो फैक्ट्री वगैरह एक्ट है, आप ऐसे शोषण नहीं कर सकते हो, आपके लिए फैसिलिटी प्रदान कराई जाएगी। सारी चीजें हम एक तरीके से कंपनी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, जितने भी जो एक्ट हैं जो वर्करों वगैरह के लिए बनाए गए हैं, मजदूरों के लिए, या जो सारे एक्ट बनाए गए हैं उनके लिए हम देखते हैं तो उनमें बताया गया है कि आप उन्हें एक तरीके से कहूँ पंखे वगैरह की, भोजन वगैरह करने के लिए, पानी की, सफाई की, ये सारी चीजें आप क्या करोगे? प्रोवाइड कराई जाएगी। ये कंपनी की लायबिलिटी रहती है। एक तरीके से मैं कहूँ, एक जो कंपनी वगैरह गठित की जाती हैं कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, सारी लायबिलिटी रहती है कि आपके लिए क्या क्या चीजें करना है। आपके लिए, मजदूरों के लिए प्रॉपर खाने के लिए, एक तरीके से मैं कहूँ मेस वगैरह, या भोजन के लिए कोई स्थान, या ये हम कहते हैं जो एक तरीके से जो हेल्थ वगैरह का भी उसमें डॉक्टर वगैरह सारी चीजें रखना है। वो अलग बात है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या चलता है, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन हमें एक तरीके से कहूँ मैं कि हमें सारी चीजें जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत या जो अदर एक्ट है इनसे रिलेवेंट, उन्हें देखना है और उन्हें देखते हुए देखना है कि क्या होता है अनिवार्य श्रम। ठीक है, उनसे जब आप कनेक्टिविटी करके पढ़ेंगे तब आपके लिए पता चलेगा, क्योंकि लिखा तो सारी रहती है। जब किसी कंपनी के लिए पास कराया जाता है तो सारी जो गवर्नमेंट की जो रूलिंग रहती है उसके लिए कंपनी बिल्कुल दर्शाती है एज इट इज। जब भी आपके लिए कंपनीज के अकॉर्डिंग आपके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह, जो रजिस्ट्रेशन की जो फुलफिलमेंट है, जब भी तो कंपनी एक लीगल कंपनी के रूप में एक तरीके से मैं कहूँ मानी जाएगी। जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा जब तक तो वो इलीगल कंपनी है। चाहे आप फर्म देख लो, चाहे आप कंपनीज देख लो, चाहे और भी कोई संस्था देख लो, उनका लीगल वैलिड रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है जब तक वो वैलिड मानी ही नहीं जाएंगी। ठीक है, तो इलीगल माना जाएगा एक तरीके से कहें हम। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है, रजिस्ट्रेशन कराया क्यों जाता है? रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जाता है, मैं आपके लिए बता दूं, कि उनकी पहचान निर्धारित करने के लिए ये कंपनी यहाँ पे चल रही है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा कोई व्यक्ति भविष्य में। और उससे क्या है, रेवेन्यू वगैरह रहते हैं, जो टैक्स वगैरह सारी चीजें हैं वो सरकार के लिए पेमेंट किया जाता है कंपनी के द्वारा। जो भी रजिस्ट्रेशन की फीस है, सारी चीजें, जैसे कंपनी गठित होती है सारी चीजें आप कंपनीज एक्ट में देखोगे, सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। कैसे कंपनी का गठन होता है, कैसे कंपनी बाइंड अप होती है, कैसे कंपनी में शामिल होते हैं लोग। एक व्यक्ति भी कंपनी चला सकता है और ज्वाइंट व्यक्ति मिलकर भी कंपनी चला सकते हैं। आपने देखा होगा शेयर से भी कंपनी चलाई जाती है। मेरा 20% रहेगा, मेरा 10% रहेगा, एक का 50% रहेगा, एक का 10%, 5%।
1% तक पे लगा लेते हैं व्यक्ति शेयर। उसमें क्या रहेगा कि जितना प्रॉफिट होगा वो मार्सलिंग होकर के 1% के हिसाब से आपके लिए प्रॉफिट मिलेगा, 50% के हिसाब से उसे मिलेगा, 20% के हिसाब से उसे मिलेगा, 10% के हिसाब से उसे मिलेगा, 5% के हिसाब से उतने उसे मिलेगा। जितने पार्टनर्स हैं सारे व्यक्तियों के लिए जितना उसने रेवेन्यू उसमें इन्वेस्टमेंट किया है उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या मिलेगा, एक तरीके से कहूं मैं, उन्हें पेमेंट दिया जाएगा। अब अनिवार्य श्रम में मैं इसे क्यों समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यहाँ पे आप समझें। यहाँ पे आपने किसी व्यक्ति के लिए कंपेल करके रखा है, किसी कंपनी में आपने बुलाया, हम आपके लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, इतनी सैलरी होगी, ये होगा वो होगा, सारी चीजें बता दी, मेडिकल व्यवस्था होगी, सारी चीजें होंगी। और फैक्ट्रीज एक्ट में आपने बुलाया किसी व्यक्ति के लिए, अब आपने क्या किया, उसे दास के रूप में रख रहे हो आप, ठीक है, उसे काम करा रहे हो, अनिवार्य श्रम करा रहे हो, सारी चीजें करा रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो। क्या एक कंपनी की ये लायबिलिटी है कि व्यक्ति से कार्य करे? कंपनी भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। आप ये नहीं समझेंगे केवल कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो कोई लिखा है। महिला हो सकती है, महिला भी ऐसा कर सकती है, पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी ऐसा कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अनिवार्य श्रम किसी व्यक्ति के लिए कंपेल करके रखना, उससे कार्य कराना, उससे कार्य के बदले जो पैसा वगैरह है जो उसका लीगली रूप में बन रहा है आप उसे देने से मना कर दे, ऐसी कंडीशंस में माना जाता है कि आपने विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कराया। अब मैं इसके लिए पढ़ता हूं, फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध क्या किया, आपने व्यक्ति के लिए बुलाया और आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कराया। अभी मैं बताऊंगा इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना क्या होता है, ठीक है। श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करेगा, ठीक है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना का मतलब होता है आपने उसे कंपनी में बुलाया, ठीक, सामने वाला व्यक्ति आया या किसी व्यक्ति ने भी बुलाया, हो सकता है कंपनी नहीं हो, किसी व्यक्ति ने बुलाया। एक तरीके से हम देखें, एक इलस्ट्रेशन ही बना देता हूं, क्लियर हो जाएगा आपके लिए। एक व्यक्ति था, वो अच्छा कारीगर था, किसका, मकान बनाने का, ठीक है। उसे 2-3 काम आते थे। अब क्या है, उसने क्या है काम छोड़ दिया, एक काम उसे अच्छा नहीं लगा, पुटिंग का काम, उसने कही पुटिंग नहीं करेंगे हम तो। एक तरीके से जो दीवार वगैरह जो बाउंड्री वॉल होती हैं जिसे हम बीम कहते हैं, एक तरीके से जो पिलर बनते हैं ना, आजकल पिलरों में मकान बनने लगे हैं सारे जितने भी हैं। पहले दीवार बाउंड्री वॉल करके मकान बनाया जाता है, आजकल हम 4 पिलर पे एक बिल्डिंग के लिए खड़ा करते हैं। और उसमें हम देखते हैं, अभी आपने कोई बिल्डिंग रिसेंटली देखना मार्केट में, तो पिलर पे ही जितना कार्य, पिलर में क्या सुविधा है, पिलर में पूरी नींव भरने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में चारों बगल से नींव भरी जाती है। लेकिन हम कहें मार्केट वैल्यू के, मार्केट के अनुसार हम देखें, जो मार्केट में मकान बनाए जाते हैं उनमें केवल पिलर खोदे जाते हैं, 4 या 10, जितना भी आपके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना है, जितना भी सारी चीजें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह जो बनती हैं उनके लिए पिलर खोदे जाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग, जिसे बीम बोलते हैं, उनके लिए भरा जाता है। और फिर क्या किया, उनके लिए उन पे ही बिल्डिंग एक तरीके से कहें पूरी टिकी होती है। तो पिलर मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ, सामने वाले व्यक्ति ने पुटिंग का काम छोड़ दिया था, अब वो करने लगा पिलर का काम। अब आपने उसे बुलाया, ठीक है, अब वो पिलर का कर रहा था अभी काम, पुटिंग का तो उसने छोड़ दिया था, ठीक है, पुटिंग का काम छोड़ दिया। अब आपका पुटिंग वाला नहीं आया, ठीक है, पुटिंग वाले का ठेका हो गया फेल, उसने कही मैं नहीं करूंगा आपके यहाँ। अब ऐसी कंडीशंस में आप पिलर वाले के लिए कंपेल कर रहे हो कि आप इस वाले कार्य के लिए करो, अनिवार्य रूप से आपके लिए करना पड़ेगा। आप उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे नहीं करना है, यही तो होता है इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना। उसका नहीं है मन, मैंने छोड़ दिया, नहीं करना है, आप उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कोई श्रम कार्य करा दो। श्रम यानी होता है लेबर यानी कहे हम मजदूरी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और कोई भी जो कोई लिखा है यानी किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे आप स्पेशलिस्ट समझ लीजिए या एक तरीके से कहें लेबर में जितने भी काम आते हैं उन्हें समझ लीजिए। आप किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कार्य कराते हो, आप क्या कर रहे हो, कैसे आप कार्य करा रहे हो, उसे विवश कर रहे हो, आप कंपेल्स करके कार्य करा रहे हो। नहीं, आपको करना पड़ेगा, नहीं आपको करना पड़ेगा, जब ही पेमेंट किया जाएगा जो आपका बचा हुआ पेमेंट है, रिमेनिंग अमाउंट जब ही हम देंगे आपके लिए जो आपने कार्य किया है। जब पहले आप इस एक्ट के लिए करोगे, इस काम के लिए करोगे आप,
ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। एक तरीके से हम देखें कि इसके लिए दोनों से दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी और 1 वर्ष तक की इसमें सजा हो सकती है। दूसरा हम बात करते हैं अपराध के वर्गीकरण की। अपराध का वर्गीकरण की बात करें हम, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस की, तो ऑफेंस कैसा माना जाएगा, कौन सा ऑफेंस है। सेक्शन 146 के अधीन अपराध कैसा है, कॉग्निजेबल है, वेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है एंड ट्रायल बाय एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है। दूसरी हम बात करते हैं कैसा अपराध माना जाएगा 146 के अकॉर्डिंग। अपराध माना जाएगा संज्ञेय माना जाएगा, जमानतीय माना जाएगा, अश्वनीय माना जाएगा और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया जाएगा, इसका विचारण किया जाएगा, यानी कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसी कंडीशंस में उसका ट्रायल कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।